हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा पर। ओके सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के जो बुक है रेनबो इंग्लिश का, उसका पोएम सेक्शन का। ओके गाइज, यानी पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 13 यानी 13वां चैप्टर है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको प्रोज सेक्शन का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। और अभी पोइट्री सेक्शन स्टार्ट हुआ, पोइट्री सेक्शन में भी एक चैप्टर बता दिए हैं, 12th चैप्टर। ओके, और आज हम लोग सीखने वाले हैं 13th चैप्टर जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके, तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में। ओके, तो वॉल्ट व्हिटमैन क्या थे? तो वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट थे। क्लियर है गाइज, ये अमेरिकन पोएट थे। यानी इनके द्वारा जो लिखा गया ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये पहले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं था। यानी गाइज उनके द्वारा एक बुक लिखा गया था लीव्स ऑफ ग्रास, उसी में क्या किया गया था कि इस पोएम को ऐड कर दिया गया था। और उस समय इसका कोई हेडिंग नहीं दिया गया था, कोई शीर्षक इसका नहीं दिया गया था, नामकरण नहीं किया गया था। ओके, फिर बाद में जा करके क्या किया कि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा इसको एक अलग नाम दिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और इसका एक बुक ही आता है गाइज, एक पूरा बुक ही है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ओके, ये क्या कह सकते हैं 52 सेक्शंस का ये पोएम है। लेकिन इसको क्या किया गया, बाद में इसको छोटा कर दिया गया। और छोटा करने के बाद ये 13th लाइन 13 लाइन का इसको पोएम बनाया गया। जिसको छोटे जो पोएम 13 लाइन का बनाया गया, इसी को अक्सर लोग पढ़ते हैं। क्लियर हो गया गाइस, उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्लियर है? तो चलिए गाइस इसके समरी को अब देखते हैं लाइन बाय लाइन, बिल्कुल आसान भाषा में इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो हार्ड वर्ड होगा वो भी मैं आपको समरी के माध्यम से लिखते जाऊंगा। क्लियर हो गया? तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के समरी को। तो देखिए गाइस, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये एक समरी है जिसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों में खुद से लिखे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको मैंने ग्रामर को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ओके गाइस, तो चलिए देखिए पहले हेडिंग क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसका मतलब होता है स्वयं का गीत या खुद का गीत। ओके, यानी खुद के लिए, खुद के द्वारा लिखा गया जो गीत है उसी क्या कहते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा, जो कि अमेरिकन पोएट थे। तो देखिए पहला लाइन क्या लिखा हुआ है कि दिस इज अ नाइस पोएम नेम्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच हैज बीन रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। ओके, ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। He was called a people's poet। यहाँ तक तो क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेंजा। देखिए गाइज, ये जो फर्स्ट स्टेंजा है यानी इंग्लिश लिटरेचर तक, ओके, यहाँ तक आपको क्या करना, सारे पोएम में कॉमन लाइन है, सारे पोएम में लिखना है, सारे चैप्टर में। सिर्फ आपको करना क्या है कि चैप्टर्स नेम और उसके जो ऑथर हैं उनका नाम दोनों बदलेगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। क्लियर हो गया? ये पोएम है तो नाइस लिखना है। क्लियर हो गया? तो देखिए क्या लिखा हुआ, दिस इज ए नाइस पोएम नेम्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच हैज़ बीन रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। यानी एक ये खूबसूरत कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया गाइस। ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, यानी ही मतलब ही जो आया है यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन के लिए आया है, कवि के लिए आया है। क्लियर हो गया दोस्तों? यानी कह रहा है कि वह, यानी कौन, वॉल्ट व्हिटमैन, ये एक इंग्लिश साहित्य के, लिटरेचर का मतलब साहित्य, ये इंग्लिश साहित्य के ये बहुत ही महान और प्रसिद्ध कवि थे। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए क्या है गाइज, ये जो अब लाइन मैं पढ़ने वाला हूँ, इस लाइन को आपको क्या करना है, बिल्कुल नोट कर लेना है, कॉपी में अंडरलाइन कर लेना, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्या है कि ही वॉज कॉल्ड अ पीपल्स पोएट, यानी वॉल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, यानी लोगों का कवि कहा जाता है, क्योंकि हमेशा लोगों के फीलिंग्स को लिखते हैं। ओके गाइज, इस कविता को, इस पोएम को आप लोग लव पोएम भी नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा ये किस टाइप का पोएम है, तो ये लव पोएम है। क्लियर हो गया? और इसको, इस वॉल्ट व्हिटमैन को लोगों का कवि कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा क्या है कि इन दिस नाइस पोएम वॉल्ट व्हिटमैन टेल्स अस अबाउट हिमसेल्फ।
इस खूबसूरत कविता में वॉल्ट विटमैन जो हैं वो अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में इस कविता में लिखे हैं, वर्णन किए हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या है कि ही इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। ओके, अब देखिए गाइज इस कविता में ये गाइज जब आप पूरा बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको लाइन मिलेगा। ओके, तो इसमें बताया गया है कि इसका पहला लाइन, बुक के पोएम का पहला लाइन ही ये है कि कवि कहता है, कवि जो हैं वो खुद के बारे में वर्णन करते हैं, खुद के बारे में बताते हैं और खुद से इंजॉय लेते हैं, खुद को इंजॉय लेते हैं और खुद के बारे में सिंग भी करते हैं, यानी खुद के बारे में लिखते हैं। ओके, और अपने ही बारे में यानी खुद के लिए वो सेलिब्रेट भी करते हैं अपने आप। ओके, यानी कवि जो है ये वॉल्ट विटमैन ये खुद इंजॉय करते हैं, अपने लिए खुद गाते हैं, खुद से गाते हैं और खुद के लिए गाते हैं, खुद ही सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ऐसा वो इस कविता में लिखे हैं। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, ही इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी वॉल्ट विटमैन जो हैं ये कहते हैं कि मैं किसी दूसरे से भिन्न नहीं हूँ, दूसरे से अलग नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, आगे देखिए आपको पता चल जाएगा। ही सेज दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड दैट एवरी सॉरी गाइस क्या है, ही सेज दैट every atom of his blood belongs to his soul। वो कहते हैं कि मेरे खून का हर एक कतरा, हर एक कण मेरे आत्माओं से बिलोंग करता है, मेरे आत्माओं से संबंधित, मेरे आत्माओं से संबंध रखता है। यानी वो कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है वो क्या, मेरे जो हर एक खून का कतरा है वो हमारी आत्माओं से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। आगे फिर देखिए वो क्या कहते हैं, ही एक्सेप्ट्स everything that is right and asks all to accept the truth। ओके, अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या आस्क का मतलब पूछना नहीं होगा, यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना नहीं होगा गाइज, यहाँ पे आस्क का मतलब क्या होगा, कहना। यहाँ पे क्या होगा, कहना। तो वो क्या कहते हैं, देखिए क्या है कि ही एक्सेप्ट्स एवरीथिंग दैट इज राइट एंड आस्क ऑल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ सही है, जो भी चीज़ सही है उसे क्या मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यानी प्रत्येक सही चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एंड इज राइट एंड आस्क ऑल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, और जो भी सच्चाई है, जो भी सही चीज़ है, सही बात है, उसको दूसरे को भी कहते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, जो भी सही चीज़ है तो सही को वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ये चीज़ सही है, और लोगों को भी कहते हैं कि जो सही चीज़ है उसको एक्सेप्ट करें, जो सही है और जो गलत है गलत है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं, वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं। ओके, जैसे कि अगर आप कोई गलती कर दिए हैं तो ये नहीं कि आप गलती कर दिए हैं और ये नहीं कहें कि हमने नहीं ये चीज़ नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करें, या फिर आप कोई अच्छा काम किए हैं, नेक काम किए हैं तो उसको भी आपको क्या करना, एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ मैंने नेक काम किया, मैंने इस काम को किया है, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन, वॉल्ट विटमैन साहब। क्लियर हो गया दोस्तों। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, he invites a soul, he bears the pain that is given by the spike of grass। ओके, अब देखिए वो क्या करते हैं, he invites a soul, वो अपनी आत्माओं को आमंत्रित करते हैं, यानी खुद अपनी अंतर्मग्न को वो ध्यान में रखते हैं और अपने आत्माओं को क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और क्या कहते हैं, he bears the pain that is given by the pain, सॉरी गाइस क्या है, फिर से देख लेते हैं क्या है, ही बियर्स, लाइन को गाइज आप यहाँ से ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, तो क्या लिखा हो, ही बियर्स द इनवाइट्स सॉरी ही बियर्स द पेन दैट इज गिवन बाय द स्पाइक ऑफ ग्रास। अब वो कहते हैं कि जो स्पाइक ऑफ ग्रास का मतलब होता है घास का नुकीला भाग, यानी गाइस जो आप कोई भी घास देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, उसका ऊपर का जो नुकीला भाग जो चुभता है उसके नुकीले भाग को कहते हैं, जो भाला टाइप का होता है, जैसे कि आपको फिगर में भी घास में दिख रहा होगा। ओके, तो वो कहते हैं कि जो घास के जो ऊपरी भाग है, नुकीला भाग है, उसके द्वारा जो हमें पेन दिया जाता है, दर्द दिया जाता है, उसको भी वो क्या कहते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं। यानी घास पे जब हम लोग बैठते हैं तो क्या होता है, उसमें नुकीला भाग चुभ जाता है, तो वो कहते हैं कि घास के द्वारा जो नुकीले भाग के द्वारा जो दर्द दिया जाता है उसको भी मैं सहन करता हूँ, उसको भी वो वॉल्ट विटमैन साहब क्या बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं। और आगे देखिए क्या कहते हैं, ही सेज एवरीवन कम्स इन द वर्ल्ड वन बाय वन।
वो कहते हैं कि सारे व्यक्ति, दुनिया के हर एक लोग हम इस दुनिया में एक एक करके आए हैं, जैसे कि मैं आया हूँ। ओके, ऐसा कौन कह रहे हैं? ये सारी बात जो गाइज, ये क्या वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा बोला गया है। ओके, उन्हीं के द्वारा बोले गए ये सारे शब्द हैं, सारे वर्ड्स हैं। ओके, आगे देखिए वो फिर क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, यानी किनके अनुसार? हिम जो आया है वॉल्ट व्हिटमैन के लिए आया है, कवि के लिए आया है। अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट इट इज अ ब्लेंड ऑफ हार्डशिप एंड हैप्पीनेस। अब देखिए वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, यानी उनके अनुसार लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस गाइस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सुखद दिन, यानी खुशी के दिन। ओके, तो वो कहते हैं कि आदमी का जो जीवन होता है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है, सुखद दिन हमेशा नहीं रहता है। यानी मनुष्य के जीवन में अप्स एंड डाउन आते रहता है, उतार चढ़ाव आते रहता है। ऐसा नहीं कि आदमी हमेशा क्या खुश रहता है, उनका हमेशा सुखद दिन ही बीतता है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट इट इज अ ब्लेंड ऑफ हार्डशिप एंड हैप्पीनेस। ओके, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जिंदगी है, लाइफ है, वो क्या है? तो ये हार्डशिप यानी क्या? कठिनाई, एंड हैप्पीनेस यानी खुशहाली। यानी मनुष्य का जो जीवन है वो कठिनाइयों और खुशियों से भरा हुआ, कठिनाई और खुशियों का एक मिश्रण है। मनुष्य का जो लाइफ है वो क्या है? कठिनाई और खुशी का एक मिश्रण है। हमारे ज़िंदगी में कभी खुशी तो कभी दुखी आते रहते हैं। मनुष्य को कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए और खुशी मिलने पे काफ़ी ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि मनुष्य का जो लाइफ है वो एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। किसका? तो हार्डशिप एंड हैप्पीनेस का। क्लियर हो गया? आगे फिर देखिए, लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। और वो फिर कहते हैं कि मनुष्य का जो जिंदगी है, लाइफ है, वो क्या है? गॉड के द्वारा दिया गया एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। ओके, एक गिफ्ट है। He says that many people fight for religion but it is not good। अब देखिए यहाँ पे क्या, वो धार्मिक चीज़ को मतलब हमारे समाज में जो लोग हैं, हमारे समाज में भी किस तरह की कुरीतियाँ चल रही है उसको लेकर के भी ये बता रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या कि इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म को लेकर के लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट राइट, बट इट इज़ नॉट गुड। ओके, लेकिन वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। हमारे समाज में जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सभी को आपस में भाई भाई एक साथ मिल करके रहना चाहिए। उसको कभी भी धर्म को लेकर के नहीं लड़ना चाहिए, ना ही हिंदू मुस्लिम करके लड़ना चाहिए। सभी हमारे देश में क्या है, सारे रिलीजन के लोग एक समान हैं, एक जैसे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा वो नारा देकर के कहते हैं कि सभी को आपस में एक समान रहना चाहिए। ओके, मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर वो रिलीजन को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि ही बिलीव्स द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और वो क्या करते हैं? वो विश्वास रखते हैं, विश्वास करते हैं इस देश में, इस दुनिया में बेटरमेंट यानी सुखों में, इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जो सुख हैं उसी में वो क्या विश्वास करते हैं। यानी क्या, सारे लोग इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं एक एक करके, वो सभी आपस में खुशीपूर्वक, आपस में खुशहाल ज़िंदगी जिएं और अच्छे से रहें, ऐसा वो चाहते हैं और ऐसा वो विश्वास करते हैं। ओके, सो गाइज लास्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि सो दिस इज अ नाइस पोएम, इसलिए ये एक अच्छा कविता है। गाइज ये बिल्कुल एक अच्छा कविता, बेहतरीन कविता है, जो कि इसमें खुद लोगों के बारे में ही लिखा गया है, जैसा कि आपको इस पोएम से ही पता चल गया होगा, समरी से ही। इसलिए गाइज इसको क्या कहते हैं? पीपल्स पोएट भी कहते हैं। क्लियर हो गया? सो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गाइज ऐसे ही अमेजिंग वीडियो समरी का देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। ओके गाइज, और गाइज अगर आप क्लास 12th के इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हो, जो आपके एग्जाम आने वाले 2022 में, तो आप मेरे चैनल से बिल्कुल कनेक्ट होकर रहें। आपको सारा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं आपको प्रिपरेशन करा दूंगा। ओके, सो गाइज आप मेरे चैनल के साथ स्टे करें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।